दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सस्पेंस का मकड़जाल। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की हत्या के मामले में शक की सुई नामधारी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि मौकाए वारदात पर नामधारी अपने गनर के साथ मौजूद था और शुरुआती जांच इस तरफ इशारा कर रही है कि दोनों भाइयों की हत्या में किसी तीसरे पक्ष का हाथ हो सकता है। तो क्या वो तीसरा पक्ष नामधारी ही है? एसआईटी टीम के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए, हमारे पास दरअसल एक कागज अभी आया है। ये इस कागज में देखिए 12 मुकदमे जो हैं, ये 12 मुकदमे इसमें दर्ज हैं, है ना? हैं तो कुल 24, लेकिन ये 12 हमारे पास अभी आए हैं। अगर बीजेपी के किसी व्यक्ति को जिस पार्टी में रहे हैं नामधारी साहब अभी अब से कुछ घंटों पहले तक, और उनको लगता है कि साहब इतना काफी नहीं है, तो मैं धाराएं पढ़ के सुना दूं कि भाई इन्होंने क्या क्या कितना पराक्रमी काम किए हैं। अमिताभ जी, एक सवाल पहले मैं अविकल जी आपके पास आऊंगा। अविकल भाई, मुझे ये बताइए, क्या ये जो कुछ भी है, ये शासन, नेता, ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था, शराब माफिया, भू माफिया और इन सब के बीच अपने आप को एक जगह अप्रोच करने की, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की एक जो किलेबंदी है, ये उसका फायदा था क्या? क्या पोंटी और निशंक इन दोनों के संबंधों का फायदा सुखदेव सिंह नामधारी ने अपने हिसाब से उठाया? मुझे लगता है कि जो नामधारी थे, अभी शुरू में जैसे हमारी चर्चा हो रही थी, हाँ। संभवतः अमिताभ जी उसे समझ नहीं पाए। हाँ। दरअसल मैं जो बात कह रहा था कि नामधारी पे जितने भी मुकदमे हैं, हाँ। वो कम से कम कई भाजपा नेताओं ने मुझसे कहा कि हमें भी नहीं मालूम है। अच्छा। पोंटी चड्ढा की मैं बात नहीं कर रहा था, नामधारी की ही मैं बात कर रहा था। पोंटी को तो यहाँ बच्चा बच्चा जानता है। और अभी अजय भट्ट ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि उन्हें भी नहीं पता था कि इन पे इतने मुकदमे या इतने ये गुणी है। अब ये इसके बाद ये जो बात आपने कही है कि इन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया पोंटी चड्ढा के थ्रू, मुझे ये लगता है कि नामधारी पोंटी चड्ढा से भी कहीं थोड़ा सा आगे थे। पोंटी चड्ढा को तो उन्होंने एक सीढ़ी बनाया है। खबर हमारे पास यहां तक है कि इस पद को पाने के लिए, नामधारी के लिए, भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने भी मुख्यमंत्री निशंक से खुलकर पैरवी की थी। और इन भाजपा नेताओं की हरिद्वार में एक गोपनीय बैठक भी हुई थी, जिसमें पोंटी चड्ढा भी शामिल था और सुखदेव सिंह नामधारी भी था। उसके बाद से इनका नाम आगे बढ़ाया गया। तो ये जो नामधारी है, नाम भी इनका सुख है, वैसे भी देव है, नामधारी ये अपना आप हो ही गए हैं। तो इनकी जो जड़ें हैं वो पोंटी से भी आगे दिल्ली तक फैली हुई है, अपने जो बीजेपी के राजनीतिक सर्किल में है। और जहां तक पोंटी का कारोबार है उत्तराखंड में या कुमाऊं में खासतौर से, या गढ़वाल में, उसके लिए उसमें नामधारी एक मजबूत कड़ी था। और उसके जितने भी काम थे, चाहे वो खड़िया खनन से थे, चाहे शराब के कारोबार से थे, जब शराब की पॉलिसी आई तो उसमें इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है नामधारी का। जी, हाइड्रो की अगर हम बात करें या तमाम दूसरे प्रोजेक्ट्स की अगर हम क्लियरेंस की बात करें, क्या अमिताभ अग्निहोत्री जी बताएंगे? अमिताभ जी, मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आज आप सुबह से मैं देख रहा हूं कि बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी कागज पत्तर पूरा लगातार छान रहे हैं सुबह से। मुझे बताइए, क्या जब उत्तराखंड में निशंक जी की सरकार के दौरान हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अलॉट किए गए, क्या उस वक्त भी उन जो लिस्ट हमने कुछ दिनों पहले दिखाई थी अपने ही चैनल पर कि किस किस को रेवड़ियां बांटी गई, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के लोग भी उसमें थे, जिनके बारे में आज खुलासा ये हो रहा है, आप खुलासा करेंगे संभवतः, शायद जो मुझे पता चल पाया है कि पोंटी से उनके रिलेशन थे और वो थ्रू पोंटी निशंक जी की मेहरबानी का पात्र बने। देखिए, पहले तो मैं एक टिप्पणी करूं, 95 में शायद वो बहुचर्चित हत्याकांड जो 95 में शायद हुआ था, पंडित का, बिल्कुल उस 95 हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में राजनीति करने वाला किसी भी पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता, नेता शायद ही कोई हो जो नामधारी के नाम से परिचित नहीं हो गया हो, इनके गुण, पराक्रम, कीर्ति से परिचित नहीं हो गया हो। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो या विनोद वर्तवाल हो, सब परिचित हो गए थे कि ये एक भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, ये देव भूमि पे आ गए, ये नए खलनायक देवभूमि में पदार्पण कर गए हैं। एक तो चीज ये, इसलिए इसमें अगर कोई बेल लेके भागना चाहे राजनेता कि जी हमको तो अब पता लगा, तो मैं उस बेल को ग्रांट नहीं करूंगा जनता की तरफ से। ठीक है, क्योंकि सबको पता था कि नामधारी कितने अच्छे कर्मों के कारण वो रात दिन बड़े आदमी होते जा रहे हैं। छोटा सा उत्तराखंड है भाई साहब,
यूथोपिया में थोड़े ना काम कर रहे थे नामधारी। जरा सा उत्तराखंड, 100 लोग बड़े वहां कुल मिला के राजनीतिक पटल पर, और नामधारी जैसे धंधा करने वाले 50 लोग, 150 लोगों में खत्म हो गया मामला। सबको जाने, और इनका नाम तो वर्षों गूंजा उस हत्याकांड के बाद। खैर, अब बात आती है कि उस समय की सरकार ने ऐसा अवज्ञा क्यों की। अगर कांग्रेस इनको देर से हटाने की दोषी है, और हो सकता है कांग्रेस इनको नहीं भी हटाती अगर मीडिया इतना हायतोबा नहीं मचाती, यह भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दोष उस समय की भाजपा सरकार पर जाता है। आप गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं तो आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराते हैं। जी जी। आप चपरासी रखते हैं तो वेरिफिकेशन कराते हैं। हाँ। और इनका तो खुद स्वतः वेरिफिकेशन पूरे उत्तराखंड में हुआ पड़ा था, निशंक जान नहीं पाए। तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है, इतना ज्ञानी है। मुख्यमंत्री के पास पूरा तंत्र होता है इस सब चीजों को जानने के लिए। मुख्यमंत्री जानना चाहे तो 7 पीढ़ियों की जन्म कुंडली 1 घंटे के भीतर उसकी टेबल पर आ जाती है व्यक्ति की। और नामधारी तो खुद में विख्यात थे उत्तराखंड में, इनको लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी। जहां पूछो वही नामधारी को लोग जान रहे थे। ठीक बात है, क्योंकि ये हर जगह खुदाई में लगे थे, खनन में क्या क्या खोद रहे थे पता नहीं। निशंक के समय में हाइड्रो पावर परियोजना आई, निशंक जी ने 2 हाथ उलीचिए ये संतन को काम के अंदाज में बांटी। उसमें अमित मोदी, दीपक सूरी और हरजिंदर, इन लोगों को भी खूब परियोजनाएं ग्रांट की गई। ये पंजाब डिस्टिलरी के लोग थे, और ये बताया जाता है कि पोंटी चड्ढा के करीबी हैं, के मोहरे थे। उत्तराखंड में अविकल जी बेहतर बताएंगे, पोंटी चड्ढा ने अपने नाम से धंधा नहीं किया। उसने कहीं नामधारी पकड़ा, कहीं सूदधारी पकड़ा, कहीं खद्दरधारी पकड़ा, कहीं खाकीधारी पकड़ा। पोंटी ने अपने नाम से धंधा नहीं किया वहां। जी। तो ऐसे ही नामधारियों को नाम देते गए पोंटी। सिकंदर की तरह किसी के माथे पे तिलक लगा दिया, बोले भाई तू भी नामधारी हो गया, जा मौज कर। तो ये जो लोग जब आए, उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के मामले में उसने आदमी पकड़ा जाके कहां से, पंजाब से। वहीं से समझ आ गया था कि अब नामधारी का भी जीवन बदलने वाला है। ठीक बात है, क्योंकि पोंटी चड्ढा, नामधारी और ये अमित मोदी, दीपक सूरी, हरजिंदर, और इन सब पर सरकार की कृपा, ये सारा जो एक नेक्सस है, ये बताता है कि किसी ने भी अनजाने में कुछ नहीं किया। ठीक बात है। और ये मैं 25 साल के अपने करियर में मैं मानने को तैयार नहीं। मुझे गंगा में तुलसी दल हाथ में लेके, गंगा जल हाथ में लेके भी कोई ये कहे कि नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इतने बड़े पदों पर नियुक्ति के समय व्यक्ति का बायोडेटा सामने नहीं हो स्कैन होके। जी। मैंने देखी है नियुक्तियां होते हुए। जी। अब फिर नियुक्ति क्यों हो जाती है? तब मुझे लगता है कि प्रसादम प्रसादम प्रसादम, प्रसाद की महिमा, अन्यथा कोई कारण नहीं। कैसे नियुक्ति हो जाए भाई? एक चपरासी की नियुक्ति तो होती नहीं जी, बिना कैरेक्टर वेरिफिकेशन के। प्रवीण कुमार यादव जी, आप लगातार पिछले कई वर्षों से आप सरकारी दस्तावेजों में मगजमारी करते रहे हैं, बहुत लिखा पढ़ी की आपने। ये पूरा बंडल तकरीबन 70-72 पन्नों का ये पूरा बंडल जो है आपका हमारे पास इस वक्त है, जो आरटीआई से आपने ये तमाम काम किया। इसके लिए सबसे आप बधाई के पात्र हैं। हम सराहना करते हैं आपकी हिम्मत की, आपके साहस की, आपकी लगन मेहनत की, कि आपने लगातार इन कामों को अंजाम दिया। मुझे बताइए, इन पूरे दस्तावेजों का मंथन करने के बाद आपका आकलन क्या है? गड़बड़ झाला हुआ कहां? ये खेल हुआ कैसे? ये अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को तो। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सर जी कि इनके बारे में पूरी जानकारी आपको शुरू से देना चाहूंगा कि 88 से लेके 90 तक, 92 तक जी, ये सिंपली एक ट्रक ड्राइवर थे, सुखदेव सिंह नामधारी जी। ठीक बात है। और इन पे जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो सन 90-91 में, जो एक ट्रक था इनके फादर के नाम पे, DIG 3811, उसमें खैर की लकड़ी की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे लालकुआ थाने में। ठीक है। तब ये दर्ज हुआ था पहला मुकदमा इन पे। उसके बाद 2 साल बाद इन पे फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ काठगोदाम में, खैर की लकड़ी तस्करी करने के आरोप में। उसके बाद ये व्यक्ति 1995 में चर्चा में आया जब गुरबचन लाल शर्मा जी का कत्ल हुआ जी।
उसके बाद फिर ये एक हाईलाइट होते रहे, चलते रहे अपने गुनाहों के उसमें, और इन पे तमाम मुकदमे दर्ज होते रहे। अकेले इन पे जो मुकदमे हैं इसमें बाजपुर थाने में वो 12 से ज्यादा मुकदमे हैं। इसी के साथ साथ रामपुर में, शिवहारा में किडनैपिंग के 302 के, 307 के, और हरिद्वार में भी, हरिद्वार में जब ये खनन का कारोबार करते थे तब इनके खिलाफ वहां भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें भी इन पे 420 के 2 मुकदमे हरिद्वार में पेंडिंग है। और एक संस्था है न्यूमेब्रक कुटिया, जिसके ये अध्यक्ष चले आते हैं 2007 से जी। तो 2007 से जब ये अध्यक्ष बने थे उसके बाद से इन पे 2 मुकदमे दर्ज हुए थे 420 के, वो भी अभी पेंडिंग है और उनकी जांच चल रही है जी। इसी के साथ मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इन्होंने हरिद्वार में कई एक जमीनें कब्जा रखी हैं। अभी जिस न्यूमेब्रक कुटिया की ये संस्था के अध्यक्ष चले आ रहे हैं उसको भी इन्होंने 11 करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ी संस्था है कार सेवा की, बाबा हरवंश सिंह की, दिल्ली वालों की, और बाबा सुक्खा भी उसके संचालक हैं। 11 करोड़ रुपए में इन्होंने उन्हें वो संस्था दे दी है। वहां उन्होंने उनके आदमियों का कब्जा करवा दिया है, जबकि वो एक बिल्कुल धार्मिक संस्था थी। अच्छा, और जिसके यादव जी आप एक रहिए हमारे, एक बार हम जरा राजीव महर्षि जी के पास चलेंगे। राजीव महर्षि जी, ऐसा कहते हैं कि जब सरकार चलती है तो सरकार जब बदल रही होती है या बदल चुकी होती है तो सारे जितने चोर उचक्के लफंगे वो सब के सब सरकार में घुसपैठ बनाने के लिए बेताब हो जाते हैं, येन केन प्रकारेण जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, और जो लोग सरकार से हित लेना चाहते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। उसमें लफंगे, गुंडे, बदमाश, चोर उचक्के सब होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा हो और जिसके पास इतने जिसके ऊपर इतने घिनौने, शर्मनाक, घृणित आरोप हों और ये आरोप दिख रहे हैं, उस व्यक्ति को 7 महीने तक आपकी पार्टी की सरकार ने झेला क्यों? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कमी रही है, कम्युनिकेशन गैप एक रहा है। अरे किसके कम्युनिकेशन और किसका गैप? कहां कम्युनिकेशन नहीं हुआ राजीव जी? लेकिन इस पे सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहरा देना वो गलत है। सरकार के संज्ञान में जब आई है सारी बातें, क्या अविकल थपलियाल को दोषी ठहराए? ये हट रिमूव कर देते क्या? देखिए, मैं कहता हूं 24 घंटे के अंदर उस पर जो एक्शन हुआ है और 24 घंटे के अंदर जो है इनको हटा दिया गया है। देखिए, जो राजनेता यह तर्क देते हैं कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष, मैं मानता हूं राजनीति में इससे भोंडा तर्क हो नहीं सकता। नहीं, मैं ये तर्क नहीं दे रहा हूं। राजीव जी, मैंने माना है। राजीव जी, मैं वही कह रहा हूं हुजूर, एक सेकंड हमको दीजिए। हुकूमत उत्तराखंड के पास इनकी कीर्ति कौमुदी की जानकारी नहीं थी, ये तो मैं मान नहीं सकता। मैंने कहा ना, गंगा में भी कोई खड़ा हो गंगोत्री में तुलसी हाथ में लेके तो भी नहीं मानूंगा। यानी सेटिंग हुई। इसका मतलब जिन विशेष कारणों से निशंक ने इनके माथे मुकुट सजाया, वैसे ही कुछ उसी तरह के कारण यहां भी बने होंगे जिन्होंने कहा कि हम मुंह उधर किए लेते हैं, तुम अपना कार्यकाल निपटा लो। ये तो एक सुनिए ना, ऐसा नहीं मानते राजीव जी, आप मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मुझे एक टिप्पणी करने दें, है ना? ये तो आकाश से बिजली गिरी छतरपुर में, आकाश से बिजली गिरी छतरपुर में, जिससे पूरा भारत हिल गया। इसलिए नामधारी को हटाना मजबूरी हो गई। अब नामधारी को कैसे झेल सकता था कोई, बताइए? और जब तक झेल पाए तब तक इतने ही विचित्र नामधारी को झेला ना। अविकल जी कहिए, नामधारी, नागधारी, कुछ भी कहिए, लेकिन झेला। नामधारी और पूंटी के हरम में सब नंगे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सा भी दल है। बहुत अच्छी बात है। पूंटी ने चुनावों में किस दल के किस प्रत्याशी की मदद नहीं करी, कौन नहीं जानता है। कहां शराब नहीं भिजवाई, कहां पैसा नहीं भिजवाया, हर दल को उसने वो करा। और जहां तक कांग्रेस की मैं बात करूं कि नामधारी के बारे में इनका एक स्टोन क्रैशर बाजपुर में है, उस पर 8 करोड़ की रिकवरी का मामला था। और अभी ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ही शासन में एक कद्दावर मंत्री ने मुख्यमंत्री से पैरवी की नामधारी की जी। और शायद उसका वो रिकवरी माफ कर दी गई है, शायद जी, मतलब ये भी बात हुई है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इतना बड़ी
लंबा मामला दिल्ली के छतरपुर में हुआ, गोलियां चल गई, नामधारी का मामला आया, पॉलिटिकल मामला बन गया है। जरा जरा सी बात पर पुतले फूंकने वाले कांग्रेसी इस मुद्दे पर चुप रहे। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा था, बीजेपी के खिलाफ हमला बोलते। एक भी पुतला नहीं जला, एक भी प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई, एक भी बाइट किसी को नहीं दी गई। तो इससे सब जाहिर हो रहा है कि इनके हर